अल्पाधिकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से अल्पाधिकारी का मांग वक्र बीच में से विंकुचित होता है और प्राय अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता की स्थिति होती है। यानी अगर उसकी लागत बढ़ भी जाती है तो भी कीमत वही रखेगा, लागत कम भी हो जाती है तो वह कीमत वही रखेगा। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ भी जाती है तो अल्पाधिकारी के द्वारा कीमत में परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक अल्पाधिकारी के द्वारा कपट संधीय अल्पाधिकार या कार्टेल का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें बाजार में कुछ ही फर्मों का अधिकार होता है। तो कई बार ये फर्में आपस में एकत्रित होकर एक कपट संधि कर लेती है कि आप भी इस वस्तु को इस रेट से कम मत देना और हम भी इससे कम नहीं देंगे। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे कपट संधि अल्पाधिकार की संज्ञा दी जाती है। आप मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे कि सीमेंट का जो बेग है, लगभग सभी सीमेंट की फैक्ट्रियों का बेग 350 के आसपास ही है, जबकि बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है। बड़ी जो छोटी कंपनियां हैं सीमेंट बनाने की उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। पर प्राय सीमेंट उद्योग में जो विभिन्न कंपनियां काम कर रही है वो अल्पाधिकार की स्थिति में होती है और वह आपस में कपट संधि कर लेती है और सब आपस में डिसाइड कर लेती है कि इससे रेट कम नहीं देनी है। इसी ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाएंगे तो लगभग सभी कोल्ड ड्रिंक का 90 रुपीज़ 2.5 लीटर का या 2.25 लीटर का जो रेट है वो सबका एक ही रहता है। प्राय कंपनियां क्या करती है, कंपनियां जो रेट होती है उसमें मार्केट में आपस में समझौता कर लेती है कि आपका प्रोडक्ट आप अपने एडवर्टाइज से बेचो, हम अपने एडवर्टाइज से बेचेंगे, पर रेट सबको लगभग यही रखनी है। इससे 1 रुपया कम, 1-2 रुपया कम ज़्यादा रख लो ताकि ये नहीं लगे कि हमने आपस में कोई समझौता किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो अल्पाधिकार में काम करने वाली कंपनियां हैं वो आपस में संधि करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। इस प्रकार की स्थिति को कपट संधि अल्पाधिकार या कार्टेल की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले फेलनर ने 1949 में कपट संधि अल्पाधिकार का सिद्धांत दिया था। उन्होंने इसमें माना था कि एक उद्योग में जो विभिन्न अल्पाधिकारी है वो मिलकर आपस में एक औपचारिक समझौता कर लेते हैं जिसको उन्होंने कार्टेल शब्द का प्रयोग किया था और ये बताया था कि इससे वे अपना लाभ अधिकतम करते हैं और उपभोक्ता का शोषण करते हैं। उन्होंने 2 प्रकार के कार्टेल की बात करी, एक केंद्रीकृत कार्टेल होता है और दूसरा बाजार सहभागी कार्टेल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्रीकृत कार्टेल क्या होता है और बाजार सहभागी कार्टेल क्या होता है। केंद्रीकृत कार्टेल की पहले हम बात करते हैं। केंद्रीकृत कार्टेल ये बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें सारी जो अल्पाधिकारी फर्में हैं वो एक केंद्रीय एजेंसी को अपने लाभ को अधिकतम करने का जिम्मा दे देती है। यानी इस स्थिति में एक शीर्ष में एक नेता होता है, बाकी सभी फर्में उसकी सहभागी होती है और वह केंद्रीकृत कार्टेल जिसको हम बोलते हैं, एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, वह ये डिसाइड करता है कि किस फैक्ट्री के द्वारा कितना उत्पादन किया जाना है और किस रेट पर दिया जाना है। प्राय जो सदस्य फर्म है वह कीमत व उत्पादन का निर्धारण का सारा अधिकार एक केंद्रीकृत प्रशासनिक एजेंसी को सौंप देते हैं जो संयुक्त लाभ को अधिकतम करने के लिए कार्य करती है। इस प्रकार की जो संधि होती है जिसमें एक केंद्रीय एजेंसी ये डिसाइड करती है कि किस फैक्ट्री के द्वारा, किस उत्पादक के द्वारा कितना उत्पादन किया जाएगा, इसे केंद्रीकृत कार्टेल की संज्ञा दी जाती है। इस कार्टेल के माध्यम से अल्पाधिकारी फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो हम बात करते हैं केंद्रीकृत कार्टेल क्या होता है। मान लीजिए मार्केट में 2 फर्में हैं और ये केंद्रीकृत कार्टेल है। ये देखिए यहाँ एवरेज रेवेन्यू है और ये मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ है, इस कॉस्ट पर कुल उत्पादन होता है Q और प्राइस ली जाती है P। ये पूरे मार्केट की स्थिति है जहां टोटल उत्पादन Q होता है और कीमत P ली जाती है। हमने माना कि कुल पूरे उद्योग का जो एवरेज रेवेन्यू है ये है और दूसरा जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू ये फर्म का एवरेज रेवेन्यू और दूसरा जो है, दूसरी हम बात कर रहे हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब देखिए इसमें कीमत सभी फर्मों की
केंद्रीकृत कार्टेल के द्वारा डिसाइड कर दी गई है। अब जो कुल उत्पादन है इसका कुछ भाग ये और कुछ भाग इस फैक्ट्री के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब देखिए ये जो फर्म है इसका ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे, ये फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है। एमआर और एमसी यहाँ काटते हैं तो इस फर्म के द्वारा Q1 उत्पादन किया जाएगा और इस Q1 उत्पादन की एवरेज कॉस्ट ये आएगी और फर्म को ये लाभ प्राप्त होगा। P1, P2, E1, E2 ये पहली फर्म के द्वारा लाभ होगा। दूसरी फर्म है ये इसका एवरेज कॉस्ट है और ये इसका मार्जिनल कॉस्ट है। एमआर और एमसी यहाँ काट रहे हैं, उत्पादन का निर्धारण होगा। Q2 इसके द्वारा उत्पादित किया जाएगा। इस पर फर्म की ये लागत आएगी और ये फर्म को ये फायदा होगा। ये ए फर्म, ये बी फर्म, बी फर्म के द्वारा OQ उत्पादन किया जाएगा। ये P1, P2, E1, E2। अब यहां देखिए जो कुल उत्पादन है OQ बराबर होता है OQ1 प्लस OQ2, यानी मार्केट का जो कुल उत्पादन है वह, देखिए फर्म का मांग वक्र हमने माना AR और ये MR है। MR और MC वक्र मान लीजिए एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। यहाँ फर्म का कुल उत्पादन होता है, इसमें से देखिए ये OQ1 है और ये Q1 से Q2, ये वाला और ये वाला जोड़कर OQ उत्पादन होता है। अब यहाँ देखिए कार्टेल सीमांत लागत वक्र है, वो सभी फर्मों के सीमांत लागत वक्र के बराबर होता है। क्लियर? दोनों सभी फर्मों का सीमांत लागत का क्षैतिज योग मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कुल OQ उत्पादन करती है। इसमें फर्म कीमत OP डिसाइड होती है, यहाँ OP डिसाइड होती है, ये कि यही OP1 P2 हमने बताई है वो कि वही OP है। अब यहाँ देखिए अलग अलग फर्म की लागत अलग अलग आती है। जिस फर्म की लागत कम होती है उसका लाभ ज़्यादा होता है, जिस फर्म की लागत ज़्यादा होती है उसका लाभ कम होता है। कुल मिलाकर केंद्रीकृत कार्टेल में एक केंद्रीकृत एजेंसी होती है, वो डिसाइड करती है कि पहली फर्म को कितना उत्पादन करना है, दूसरी फर्म को कितना उत्पादन करना है। दोनों ही फर्मों को जो लाभ मिलता है वो अपने अपने हिसाब से लाभ मिलता है। जिसकी लागत कम होगी उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा, जिसकी लागत ज़्यादा होगी उसको लाभ कम मिलेगा। इस प्रकार से केंद्रीकृत कार्टेल में उत्पादन व कीमत का निर्धारण करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी होती है, वह यह डिसाइड करती है और इसके माध्यम से अल्पाधिकारी फर्में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। दूसरा एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं बाजार सहभागी कार्टेल। इसमें क्या करते हैं, बाजार सहभागी कार्टेल, जिसका जितना हिस्सा होता है उस हिसाब से होता है। दूसरा देखेंगे बाजार सहभागी कार्टेल, ये एक दूसरा तरीका है कार्टेल का। बाजार सहभागी कार्टेल ये जो होता है इसमें फर्में और बाजार एक समान बांट लेती है। यदि फर्में जो बाजार है उसको बराबर बांट ले, जब मान लीजिए दो ही फर्में हैं और दोनों फर्में बराबर मार्केट को बांट लेती है, तो किस प्रकार से अपने लाभ को वो अधिकतम करने का प्रयास करती है, इसको हम देखेंगे। ये देखिए एवरेज रेवेन्यू जो है ये, या डिमांड हम इसको बोल सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड, ये मार्केट की है और एवरेज रेवेन्यू डिमांड, एवरेज रेवेन्यू और डिमांड यह फर्म की है, एक फर्म की है और दूसरी जो है वो पूरी की पूरी मार्केट की है। और ये जो फर्म ये है, तीसरी चीज हम देखेंगे कि इसमें ये MR है, ये दूसरा AR और ये MR। अब देखिए इस कंडीशन में हम देखेंगे दोनों बाजार की स्थिति है। इसमें क्या है, एक डिमांड कर्व है वो मार्केट का डिमांड कर्व है और दूसरा डिमांड कर्व है वो फर्म का डिमांड कर्व है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, तीनों बराबर में लेने हैं। जैसे ये फर्स्ट है, इसके 3 हिस्से हम कर लेंगे, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखिए ये MR है, ये एवरेज रेवेन्यू ऑफ फर्म है और ये एवरेज रेवेन्यू ऑफ मार्केट है। अब MR और MC एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ काटते हैं, तो यहाँ उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होगा। इस उत्पादन की मात्रा पर
ये फर्म को लाभ होगा। और ये दूसरा देखिए, इसमें क्या होगा, पहली फर्म के द्वारा OQ1 उत्पादन किया जाएगा, दूसरी फर्म के द्वारा Q2 उत्पादन किया जाएगा। और एवरेज कॉस्ट की हम बात करें तो ये अगर एवरेज कॉस्ट है तो पहली फर्म को ये लाभ होगा और उतना का उतना ही लाभ दूसरी फर्म को भी प्राप्त होता है, प्रॉफिट है। ये देखिए, ये प्राइस ली जा रही है, ये संतुलन ए बिंदु है। तो यहाँ देखिए, बाजार सहभागी कार्टेल में पहला मांग वक्र है वो मार्केट डिमांड कर्व है और दूसरा मांग वक्र AR मांग वक्र है जो कि फर्म का मांग वक्र है। इसके अलावा इसमें सीमांत लागत वक्र है। MR और MC ई बिंदु पर काटते हैं या उत्पादन पहली फर्म का Q1 डिसाइड होता है, पहली फर्म का जो इसमें उत्पादन है वो Q1 डिसाइड होता है। अब इसमें यहाँ हम देखेंगे कि दो फर्म है तो बराबर उत्पादन कर रही है, OQ1 पहली कर रही है और Q1 Q2 बाद में कर रही है, तो OQ1 बराबर है Q1 Q2 के और दोनों ही फर्मों का लाभ बराबर होता है, दोनों ही फर्में एक जैसी होती है। तो इस प्रकार से जो बाजार सहभागी कार्टेल है उसमें दोनों ही फर्मों के द्वारा बाजार में एक ही कीमत पर अपने अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है और लगभग फर्म की साइज के हिसाब से लाभ होता है, प्रति इकाई लाभ दोनों को लगभग बराबर होता है। इस प्रकार से जो बाजार सहभागी कार्टेल है इसमें अल्पाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से केंद्रीकृत कार्टेल कार्य करता है। और दूसरा जो हमने बताया था वो बताया था कि बाजार सहभागी कार्टेल। तो बाजार सहभागी कार्टेल में देखिए, सीमांत लागत वक्र के देखिए, तो यहाँ क्या है, अलग अलग है, दोनों का अलग अलग उत्पादन की मात्रा डिसाइड हो जाती है परंतु लाभ लगभग दोनों का समान होता है। ये डिपेंड करता है, अगर दोनों फर्में एक समान आकार की है तो दोनों का लाभ समान होगा, अगर एक फर्म बहुत बड़ी है दूसरी फर्म छोटी है तो उस अनुपात में उनके लाभ में अंतर होगा। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों का पार्ट बाजार में हिस्सा कितना है, इसी को बोलते हैं बाजार सहभागी कार्टेल। हम यहाँ इस वीडियो में मानकर चल रहे हैं कि दोनों फर्में समान है इसलिए इनकी लाभ की स्थिति है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से अल्पाधिकार की स्थिति में कार्टेल के माध्यम से फर्में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। धन्यवाद।